अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो एक बिगनर इग्नोर करता है। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है, बहुत ही नॉलेज मिलेगा इसमें। और ये आपको आपके साथ होने वाले फ्रॉड को अवेयरनेस करेगा, आप कैसे अपने फ्रॉड से बच सकते हैं। वैसे देखिए, इसको जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इजी होते हैं और ये आपके ईमेल में आते हैं। लेकिन होता क्या है कि बिगनर जो होते हैं वो उनको इग्नोर कर देते हैं, वो समझते हैं सिर्फ ये एक एनएससी का जो है मैसेज है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप बिगनर हैं और इस ईमेल को अभी तक आप डिटेल से नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आप देखिए। मैं इसमें जो भी पॉइंट आपको बताए जाते हैं एनएससी के द्वारा, मैं उसमें आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग मार्केट में आ रहे हैं और अपना ब्रोकरेज चुन रहे हैं, यानी अपना ब्रोकर चुन रहे हैं। तब जो भी आप ब्रोकर चुनते हैं उसको आप अपना मनी देते हैं, यानी आप अपना फंड देते हैं और वो फंड वो हैंडल करता है। इसलिए आप हमेशा आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। इसलिए एनएससी आपको बार बार एक मैसेज के द्वारा आपको सचेत करता रहता है। तो देखिए, सिंपल सा है, ये एनएससी के द्वारा आता है। अगर आपने अपनी ईमेल में चेक किया होगा तो आपके ईमेल में हमेशा जो है एक ईमेल ज़रूर एनएससी के द्वारा वीक में एक बार ज़रूर आती है। तो मैं सिंपल सा आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, इसमें दिए रखा है साफ साफ, इन्होंने ये जो है ये ईमेल आया है इसमें मेंशन कर रखा है। देखिए, मैंने इसको इसके लिए बताने की कोशिश की है इसमें, क्योंकि एक बिगनर के लिए एक कन्फ्यूजन भरा होता है। आप किसी के वीडियो को देखकर सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे अच्छा ये है कि जो एनएससी आपको बताता है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो कहते हैं कि केवल रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही व्यवहार अनुबंध करें। तो ये एक नए जो बिगनर ट्रेडर होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मार्केट में आप सभी जानते हैं कि 50 तरह के आपको ब्रोकर मिल जाएंगे। लेकिन आपको अपना फंड किसके साथ करना है ये आपको देखना चाहिए कि वो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है कि नहीं। क्योंकि पास्ट में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो क्लाइंट का पैसा होता है वो ब्रोकर लेकर डूब जाते हैं, यानी फरार हो जाते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। इसलिए आप अगर बिगनर हैं तो ये ज़रूर मेक श्योर कर लें कि जिस भी ब्रोकर के साथ आप मतलब पार्टनरशिप कर रहे हैं यानी ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड ज़रूर होने चाहिए। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है कि फिक्स्ड गारंटी का नियमित रिटर्न कैपिटल प्रोटेक्शन प्लान से सावधान रहें। आपको कभी कभी आपने देखा होगा, वैसे जो जेन्युइन ब्रोकर होते हैं वो ये सब आपको नहीं कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो इसलिए आते हैं जो एकदम थर्ड क्वालिटी के ब्रोकर होते हैं वो ये सारी चीज़ें आपको कभी ना कभी लालच देंगे। और इसमें आपको दिया गया है कि व्यक्ति या उनका कोई भी प्रतिनिधि या कर्मचारी आपके इन्वेस्ट पर फिक्स गारंटीकृत नियमित रिटर्न कैपिटल प्रोविजेशन देने के लिए अथराइज्ड नहीं है, या आपके द्वारा दिए गए पैसे पर ब्याज का भुगतान करने के लिए आपके साथ कोई लोन समझौता करने के लिए भी अथराइज्ड नहीं है। कृपया ध्यान दें कि आपके खाते में इस प्रकार का कोई व्यवहार पाए जाने पर आपका दिवालिया निष्कासित ब्रोकर संबंधी दावा जो है वो खारिज हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आपका कभी आप इस तरह के आपके खाते में पाया जा रहा है सिस्टम और आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जब भी कभी भी आपका ब्रोकर दिवालिया होगा तो जो आपको उसके प्रोटेक्शन मिलता है सेबी के द्वारा वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको ये नियम थोड़ा मतलब समझने में थोड़ा कठिन ज़रूर लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप जो है एक अच्छा और रजिस्टर्ड ब्रोकर चुन सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर जानें। और इसमें आपको दे रखा है कि कृपया अपनी केवाईसी पेपर में सभी ज़रूरी जानकारी खुद भरें। तो अब ऑनलाइन होता है, लेकिन आप एक बार ज़रूर चेक करें। और आपको जब भी किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कराते हैं तो लास्ट में आपको दिया जाता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट नोट भरा है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। उनकी शर्तें और जो है जांच कर लें जिनमें आप सहमति देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, आप अभी बिगनर हैं तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेबी ने अभी जो एक आया था कि आप उनके पावर ऑफ अटॉर्नी का जो से ले लेते थे आपसे ब्रोकर, कि मैं आपका जो भी स्टॉक वगैरह होगा उसको मैं मैनेज कर सकता हूं बिना वेरीफाई करे। तो उसको सेबी ने जो कंपलसरी था उसको कंपलसरी ना करके उसको जो है यानी क्लाइंट के ट्रेडर के उस पे डाल दिया है कि अगर वो चाहे तो दे सकता है, ब्रोकर उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको
पावर ऑफ अटर्नी देना ही पड़ेगा। इसके बाद जो नंबर 4 पे आता है उस पे ये दे रखे हैं कि सुनिश्चित करें कि आपके स्टॉक ब्रोकर के पास हमेशा आपका नया और सही कॉन्टैक्ट डिटेल हो, जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। ईमेल और मोबाइल नंबर ज़रूरी है और एक्सचेंज रिकॉर्ड में अपडेट के लिए आपको अपने ब्रोकर को मोबाइल नंबर देना होगा। यदि आपको एक्सचेंज डिपॉजिटरी से नियमित रूप से संदेश नहीं मिल रहे हैं तो आपको स्टॉक ब्रोकर एक्सचेंज पास इस मामले को उठाना चाहिए। तो ये भी आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपको एनएससी के द्वारा मतलब मैसेज वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपको ईमेल में आपके ईमेल आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसके साथ आप देखते हो कि जब भी आप जो ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड के बाद एक मैसेज आता है एनएससी या बीएससी के द्वारा कि आपने कितना फंड यूज किया है ट्रेडिंग के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आप बराबर चेक करते रहें। इसके बाद आपको फिर जो नंबर 5 पे आता है वो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल कॉन्टैक्ट नोट्स यानी फाइनेंशियल डिटेल्स का चयन सिर्फ तभी करें जब आप खुद कंप्यूटर के जानकार हों और आपका अपना ईमेल अकाउंट हो और आप उसे प्रतिदिन देखते हों। यानी जब कॉन्टैक्ट नोट का जो एक ऑप्शन आता है, आप तो सब ऑनलाइन रहता है तो उसमें ईमेल मांगा जाता है। तो अगर आप वैसे आप ट्रेडर हैं और जो बिगनर हैं तो सभी जानते हैं ईमेल वगैरह चलाने, तो बस इतना आप ध्यान रखें कि आप ईमेल ज़रूर चेक करते रहें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद जो 6 नंबर पर जानकारी है कि आपके द्वारा किए गए ट्रेड के लिए एक्सचेंज से प्राप्त हुई किसी भी ईमेल एसएमएस को अनदेखा ना करें। अपने ब्रोकर से मिले कॉन्ट्रैक्ट नोट अकाउंट के डिटेल्स से इसे वेरीफाई करें। यदि कोई गड़बड़ी हो तो अपने ब्रोकर को तुरंत इसके बारे में लिखित रूप से सूचित करें और यदि स्टॉक ब्रोकर जवाब नहीं देता है तो एक्सचेंज डिपॉजिटरी को तुरंत रिपोर्ट करें। ये पहले बहुत सारी समस्याएं आती थी क्योंकि इसमें क्या हो जाता था कि वैसे जेन्युइन ब्रोकर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो मार्केट में आते ही हैं स्पैम करने के लिए वो कभी कभी आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसा काट लेते थे। तो इसलिए आप हमेशा जो है अपना कम से कम महीने में या वीक में एक बार अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट और जो ब्रोकरेज चार्ज वगैरह लगा है उसको एक्सचेंज के जो आता है एनएससी के द्वारा उसमें आप मिलान ज़रूर कर लें कि कैसे मतलब बराबर सेम चार्ज वगैरह कटे हैं कि नहीं कटे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद जो 7 नंबर पे आता है कि आपके द्वारा निश्चित की गई अकाउंट के सेटलमेंट की फ्रीक्वेंसी की जांच करें। यदि आपको करेंट अकाउंट का ऑप्शन चुना है तो कृपया कंफर्म करें कि आपका ब्रोकर आपके अकाउंट का नियमित रूप से सेटलमेंट करता है। किसी भी स्थिति में 90 दिनों में एक बार डिटेल्स भेजता है। यदि आपने इसको 30 दिन के लिए चुना है तो 30 दिन में भेजता है। कृपया ध्यान दें कि आपके ब्रोकर द्वारा डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में एक्सचेंज 90 दिनों से अधिक की अवधि के दावे को एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। इतना आप ज़रूर ध्यान रखें कि मान लीजिए कि आपने किसी ब्रोकर के साथ उसका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, अगर वो दिवालिया घोषित हो गया तो जो भी आपका उसके पास फंड है तो सेबी सिर्फ 90 दिन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप उससे ज़्यादा का उससे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो फिर आपके दावे को एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद 8 नंबर पे आता है कि डिपॉजिटरी से प्राप्त जॉइंट अकाउंट की जानकारी नियमित रूप से वेरीफाई करते रहें और अपने ट्रेड के लेन देन के साथ सामंजस्य स्थापित करें। 9 नंबर पे आता है कि कंफर्म करें कि पे आउट की तारीख से 1 वर्किंग डे के भीतर आपके खाते में धनराशि सिक्योरिटीज़ का जो है पेमेंट हुआ है कि नहीं। कंफर्म करें कि आपको अपना ट्रेड के 24 घंटे के भीतर कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते हैं कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप किसी ब्रोकर से अपना जो है फंड रिफ़ंड करते हैं यानी विड्रॉल करते हैं तो 1 वर्किंग डे के भीतर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ये ज़रूर आप ध्यान रखें। और आप ये भी ध्यान रखते हैं कि आपके ईमेल में कॉन्ट्रैक्ट नोट 24 घंटे के भीतर उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप फिर जो है सेबी यानी सेबी के डिपॉजिटरी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एनएससी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एनएससी की वेबसाइट पर ट्रेड वेरिफिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसका उपयोग आप अपने ट्रेड के वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। और इसके बाद जो 11 नंबर का इम्पोर्टेंट आता है कि ब्रोकर के पास आप अनावश्यक बैलेंस न रखें। कृपया ध्यान रखें कि ब्रोकर के दिवालिया और निष्कासित होने पर उन खानों के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिनमें 90 दिन के अंदर कोई भी ट्रेड ना हुआ हो। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी फंड ऐड कर देते हैं तो उसमें आप 90 दिन के अंदर थोड़ा बहुत ट्रेड करते रहें। वैसे अगर फंड ऐड करते हैं तो आप ट्रेड ही करें, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो इन्वेस्टिंग करते हैं डाल देते हैं भूल जाते हैं
तो आप या तो फंड को विड्रॉल कर लीजिए या फिर उससे 10-20 दिन के अंदर एक फ्रीक्वेंसी के तहत ट्रेड करते रहिए। इसके बाद 12 नंबर पे आता है कि ब्रोकर्स को सिक्योरिटी ट्रांसफ़र को मार्जिन के रूप में स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। मार्जिन के रूप में दी जाने वाली सिक्योरिटी ग्राहक के अकाउंट में ही रहनी चाहिए और ये ब्रोकर को गिरवी रखी जा सकती है। ग्राहक को किसी भी कारण से ब्रोकर या ब्रोकर के सहयोगी या ब्रोकर के ऑथराइज्ड व्यक्ति के साथ कोई सिक्योरिटी रखने की अनुमति नहीं है। ब्रोकर केवल कस्टमर द्वारा बेची गई सिक्योरिटी के डिपॉजिट करने के लिए ग्राहकों के संबंधी सिक्योरिटी ले सकता है। इसके बाद जो अगला आता है, भारी मुनाफे का वादा करने वाले शेयर सिक्योरिटी व्यापार करने वाले का लालच देकर ईमेल और एसएमएस भेजने वाले धोखेबाजों के झांसे में ना आए। यानी आप अर्जी फर्जी का जो मैसेज होता है या फर्जी टेलीग्राम होता है जिसमें कॉल या पुट आपको प्रोवाइड की जाती है या आपसे राशि वसूली जाती है, तो वहाँ थोड़ा आप ध्यान रखें। और बहुत सारा अभी चला है कि आपका अकाउंट बैलेंस करने वाला सिस्टम चला है, तो वहाँ आप अथराइज्ड आदमी से करें। बाकी जो भी आपको ऑनलाइन मिल रहा है जिसको आप जानते नहीं, तो वहाँ थोड़ा बच के रहें। 14 नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने पहले चर्चा भी की थी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देते समय सावधान रहें कि सभी अधिकार जिनका स्टॉक ब्रोकर प्रयोग कर सकते हैं और समय सीमा जिसके लिए मान्य है, इससे स्पष्ट रूप से बताएं। ये ध्यान रखें कि सेबी एक्सचेंजों के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी आवश्यक नहीं है। यानी आपको ब्रोकर फोर्सफुली नहीं कह सकता है कि आप हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दीजिएगा ही। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप सोच सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से आपको देना नहीं चाहिए। अगर बात करें 15 नंबर की, तो ब्रोकर द्वारा रिपोर्ट किए गए फंड और सिक्योरिटी बैलेंस के बारे में साप्ताहिक आधार पर एक्सचेंज द्वारा भेजे गए मैसेजों की जांच करें। यदि आप इसमें कोई अंतर पाते हैं तो तुरंत एक्सचेंज को शिकायत करें। किसी के साथ पासवर्ड शेयर न करें, ऐसा करना अपने सुरक्षित पैसे शेयर करना जैसा है। कृपया सेबी के रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के अलावा किसी अथॉराइज्ड व्यक्ति या ब्रोकर के सहयोगी सहित किसी को भी ट्रेडिंग के उद्देश्य से फंड ट्रांसफ़र ना करें। तो ये 17 पॉइंट थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनको आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको जान जाएंगे तो आपके साथ जो फ्रॉड होने के चांसेज होते हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि एक बिगनर के लिए वीडियो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि लोग सिर्फ ट्रेडिंग और स्ट्रेटजी में ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन उनके साथ क्या गलत हो सकता है इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज़ आप सबसे ये भी शिकायत है कि आप सभी 99% जो है लोग देखते हैं लेकिन अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं किसी से कहता नहीं हूँ, लेकिन आप सबकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम आप देखने आएँ और आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।